अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट है MCQ 627। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 17 से 13। तो इस MCQs में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो विजडम टीथ है वो कौन सी एज में जो है वो निकलते हैं। वो 17 से 30 की एज में जो है वो विजडम टीथ अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ वाटर। तो लिली ऐसा फ्लावर है जिसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको तो लाजमी देखिएगा 628 को। नेक्स्ट है फैन वाज इन्वेंटेड बाय डैश स्केट्स व्हीलर। तो जो फैन नॉर्मली जो भी हम फैन यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फैन हम मोस्टली यूज करते हैं, वो उसकी इन्वेंशन किसने की थी, स्केट्स व्हीलर ने। द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट क्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो ये असल में डेफिनेशन लिखी है कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे नीचे डायग्राम में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ऑस्मोसिस को। इसमें है कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। इस फिग में आप देख रहे हो कि आपके पास कोई लिक्विड, और जाहिर बात है लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, सॉल्ट है, सॉल्वेंट है, जाहिर बात है इसमें मिक्सचर ऑफ जो है वो केमिकल्स है। फिर उसके बाद सेंटर में ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ये आपके पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें ना छोटे 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 होल्स होते हैं बारीक से। तो जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इस ये जो सेमी मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके गुजरता है, जाहिर बात है होल्स हैं, तो वो इजीली गुजर जाता है। जाहिर बात है कुछ जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, कुछ यहाँ से यहाँ जाते हैं, लेकिन जो साल्ट के फॉर एग्जांपल साल्ट है, जैसे जैसे ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, सर्कल एक नजर आ रहा है येलो कलर का, ये इसके अंदर से अक्सर जो है वो पास नहीं हो पाता क्योंकि वो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा ये मेम्ब्रेन है ये कम पार्टिकल्स का होता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको कहा जाता है ओस्मोसिस। तो उसने वैसे ऊपर एज इट इज स्टेटमेंट कब पेश किया है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के बारे में आपको वैसे डेफिनेशन आनी चाहिए कि द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप ये देख रहे थे कि उसमें क्या हो रहा था, सॉल्वेंट था यानी कुछ सोल्यूशन था, और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्रॉस हो रहा था, उसमें से पास हो रहा था। इस पूरे मेथड को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये बहुत इजी है। विच हैज द लोवेस्ट पीएच। गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, हमारे स्टोमक में जो जूस होता है, ये जो येलो कलर का आप लोग देख रहे हो स्पिक के अंदर, इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड भी से कहते हैं, इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म विद इन द स्टमक। तो ये जो है ये नेचुरली हमारे स्टमक के अंदर अकर करता है। तो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ये जूस क्या करता है, हमारे खाने को हजम करता है। इस वजह से इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और अक्सर औकात जब जिनका स्टमक खराब हो जाता है तो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो ज्यादा रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से उनको एसिडिटी हो जाती है और अंदर वाला जो रीजन है उनका वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस की एक खास क्वांटिटी ही हमारे स्टमक के अंदर होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो या कम हो तो उससे जो है वो इशू हो जाता है और स्टमक की डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो जब स्टमक कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाती है, यानी गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से अंदर वाली वॉल्स इतनी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो उससे भी स्टमक कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट में है कि डैश इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट। वो कहता है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें दो पॉइंट्स हैं। तो जो एक चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, और ये जो वो वर्क कर रहा है ये क्या है, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के दरमियान है, यानी एक पॉइंट से आप सोचो दूसरे पॉइंट्स में जा रहा है, तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। नेक्स्ट है क्रिस्टोग्राफी इज डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो अब आपने कुछ सोचते होंगे कि साइंटिस्ट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ का उन्हें कैसे पता चलता है कि कोई प्लांट ने इस वीक में या इस मंथ में कितना ग्रो किया है। तो उसके लिए वो एक डिवाइस यूज करते हैं। इस वीक में देखिए डिवाइस बनी हुई है और इसके अंदर प्लांट या गमला या गुलदान जो है उसको रखा जाता है, जिस चीज के अंदर भी हम प्लांट को रखना चाहते हैं। फिर कैमरा लगा होता है जो कि ऑब्जर्वेशन करता है कि इस टाइम में इस सेकंड के अंदर जो है इतनी इतनी उसकी ग्रोथ हुई है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो डिवाइस है, उसे क्रिस्टोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस इज द माइक्रो न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट्स। तो वो इसमें वो ये पूछ रहा है कि कौन सी जो प्लांट के लिए कौन सी चीज जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिशन तो उसके अंदर हो, लेकिन माइक्रो माइक्रो का मतलब है कि कोई बिल्कुल बेसिक सी न्यूट्रिशन चीज जो है वो प्लांट्स के लिए क्या है, तो बोरोन है। जिंक भी प्लांट को चाहिए होता है, लेकिन बोरोन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। कवर ऑफ द कैप्सूल इज मेड ऑफ जेलेटिन। तो ये तो वैसे आप सबको पता नहीं चाहिए कि जो हम टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, जो कैप्सूल हम खाते हैं, उसका जो कवर है वो किस चीज का बना होता है, वो जेलेटिन का बना होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा इजी MCQs है। इस अब जो हमारे MCQs आ रहे हैं वो बहुत इजी हैं।
स्टार्टिंग वाले कुछ टफ थे बट नेक्स्ट वाले काफी इजी आ रहे हैं। इसमें देखें ये जेलेटिन है, इसकी पिक्चर यहाँ पे देखें। ये जेलेटिन से जो है वो हमारी टैबलेट्स जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उसका कवर जो है वो जेलेटिन से बना होता है। इसका जो टेस्ट है, इसका जो कलर है वो बिल्कुल कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं है। अगर हम खुद आर्टिफिशियल कलर डालें तो तब कलर आता है, अदरवाइज ओरिजिनल में इसका कोई कलर नहीं है। और ये टेस्टलेस होती है और ये वाटर में भी easily soluble है। तो ज्यादातर नुकसान भी नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो टैबलेट्स के ऊपर ये कवर चढ़ाया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ, तो कल का अगर एमसीक्यू से आपको याद हो उसमें मैंने देखा था कि सेम नंबर जो थे एटॉमिक नंबर जिसका सेम था वो प्रोटॉन का था। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो ऐसे आप एलिमेंट बताओ जिसका आइसोटोप का सेम नंबर हो, तो प्रोटॉन जो है तो उसमें सेम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ड, तो ये इस बर्ड की पिक्चर बनेगी। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने वाला बर्ड है उसे कहते हैं व्हाइट बेल बर्ड। A convex mirror always forms a virtual image, तो कन्वेक्स जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब है इमेजिनरी, जिसे कहते हैं ऐसी चीज जो बिल्कुल इमेजिनरी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं एक सोफा, एक इंसान खड़ा हुआ है, तो जब वो मिरर के अंदर देख रहे हैं तो देखिए उसकी इमेज बन जाती है, इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज भी इसे कहते हैं। और ये कौन से लेंस से बनती है? कन्वेक्स मिरर से, कन्वेक्स लेंस के जरिए। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन की बॉडी की स्ट्रक्चर का जो प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। और इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब ये केमिकल के नेम जो है ना, फॉर्मूलाज ये आपको आने चाहिए। तो ZnOH ट्वाइस, ये किसका है? जिंक हाइड्रोक्साइड का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का आपका वैसे पता Na है, और कार्बोनेट को Ca से है, और सोडियम कार्बोनेट जब कंबाइन होगा तो Na2CO3 बन जाएगा। Next, the discovery of the neutron became very late because it does not carry any charge. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ था, फिर प्रोटॉन हुआ था। तो वो ये कहना चाह रहा है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई थी। तो क्यों लेट हुई थी, क्या वजह थी? वो इस वजह से, देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था। तो यानी जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कोई ना कोई चीज मिल गई थी। लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं था, मतलब समझे एक तरीके से वो एग्जिस्ट ही उसके करने का कोई चांस नहीं था। तो इस वजह से उनको इस चीज को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत टाइम लगा था। तो वजह उसकी ये थी कि इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। डिस्कवर न्यूट्रॉन केम लेट बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय चैडविक। तो किसने इसको डिस्कवर किया था? चैडविक ने। तो साइंटिस्ट का नाम आपको आना चाहिए कि चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। If a steel is heated to a temperature well below red heat and then cooled slowly, then the process is called inhaling. ये असल में ना इनहेलिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि इनहेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल एंड सम टाइम आल्सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेस टू मेक इट्स मोर वर्केबल। तो इनहीलिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने एक मेटल को जो है वो गर्म करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि एक मेटल है उसको कितने हाई ज्यादा टेम्परेचर पे जो है वो गर्म किया जा रहा है। तो इससे हम उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। स्टेट चेंज करने का मतलब एक फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक मेटल से कोई और चीज बनी है तो हम उसको गर्म करके उसकी रिफॉर्मेशन कर देंगे और उससे कोई और नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई मशीन कोई भी चीज बना सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को इनहीलिंग कहा जाता है। उसने यहाँ पे एज इट इज लिखा है कि इफ स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर वेल बिलो रेड हीट एंड देन कूल्ड स्लोली। तो पहले हम उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको एक शक्ल में बना लेते हैं, जिस जिस शेप की हमें कोई चीज चाहिए होती है उसको उसमें ढाल लेते हैं। देन सारी बात है वो चीज ठंडी हो जाती है और ये जो प्रोसीजर है और हमें हमारा मटेरियल जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, और इस प्रोसीजर को एनीलिंग कहते हैं। द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। अब वो कहता है ओजोन के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि ओजोन क्या है। अब वो कहता है वो जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है। याद रखिएगा उसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है केमिकल्स की। एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट का तो सबको पता होगा। अब नहीं ये डेटिव बॉन्डिंग। तो यहाँ देखिए मैंने ओजोन की पिक्चर बनाई है, इसमें जो ओजोन के अंदर केमिकल उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये बात मेन है कि इसमें दो तरह की बॉन्डिंग है, एक कोवलेंट और एक डेटिव बॉन्डिंग। ऊपर मैंने लिखा है कि अ सेंट्रल ऑक्सीजन हैज ओनली वन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज अ p to hybridization. The central oxygen is contributing total number of free covalent bonds. A single covalent bonds with one oxygen atom, यानी कि वो ये बता रहा है कि जो covalent bond है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ बना होता है, और डबल एंड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, देखें ये सिंगल है और ये डबल बना, यानी एक के साथ डबल है दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड। The normal range of the number of white blood cells in a microliter of the blood is between। तो सिंपल पूछ रहा है कि जो नॉर्मल रेंज है व्हाइट ब्लड सेल्स की वो कितनी होती है। ये आपने इसकी रेंज है, ये वैल्यूज याद रखनी है, 4500 से 10,000 तक होती है। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 100 ग्राम्स नेचुरल हनी। तो नेचुरल हनी में कितनी कैलोरीज होती है, कितने ग्राम, ग्राम में पूछ रहा है।
तो कितनी कैलोरीज है उसकी? 304। हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन आई? तो अब हमारी जो आंख है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरल क्वेश्चन भी है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जो टोटल 7 बोन्स होती हैं। और एक एमसीक्यू बाद में भी आएगा कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कहाँ पे होती है ह्यूमन की? तो वो कान के अंदर होती है। सबसे छोटी जो है इंसान के अंदर हड्डी है वो कान में पाई जाती है। तो लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आई के अंदर टोटल कितनी है बोन्स? वो 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग कंडीशन ग्रेटली इफेक्ट्स द टूल वेयर? इसमें वो पूछ रहा है कि कटिंग स्पीड, वो कहता है कि अगर आप कोई भी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, जब उसको कट करते हो तो कट करने से क्या क्या होता है? तो यहाँ पे कटिंग स्पीड। अब वो जो मेटल है, कटिंग स्पीड जो है ना, किसी भी मेटल को काटने की जो रफ्तार है वो बहुत मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि इधर शॉप से वगैरह पे जब ग्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे चिंगारी चिंगारी निकलती है। तो उससे ये होता है कि मेटल्स जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए किसी भी मेटल को कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी और मेटल में उसे काटते हैं तो उससे जो कटिंग स्पीड होती है मेटल को कन्वर्ट करने की वो बहुत इफेक्ट करती है। इसलिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग कंडीशन ग्रेटली इफेक्ट द टूल वेयर? तो टूल वेयर पे कटिंग स्पीड बहुत डिपेंड करती है। द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन मोशन इन एयर, तो वो कहते हैं एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक फिजिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये फिजिक्स फिजिक्स के अंदर होता है एरोडायनेमिक्स। तो एरोफिजिक्स तो वैसे कोई लफ्ज नहीं है, एरोडायनेमिक्स होता है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी किसी भी चीज को मोशन में स्टडी करना। एयर से आप समझ सकते हो कि एयर के अंदर। तो यहाँ पे उसने कहा स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन मोशन इन एयर, एयर के अंदर अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसे एरोडायनेमिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर बनाई एरोडायनेमिक्स की। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एरोडायनेमिक्स स्टडी ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू एयर, द रूल्स ऑफ एरोडायनेमिक्स एक्सप्लेन हाउ एन एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई। वो हमें ये बताता है कि कैसे कोई एरोप्लेन जो है वो मूव करता है, यानी कि जो भी हवा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसे करता है। कोई स्पेसक्राफ्ट ले लें, कोई भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर कुछ भी, एनीथिंग दैट मूव थ्रू एयर इज अफेक्टेड बाय द एरोडायनेमिक्स। तो यानी एरोडायनेमिक्स में जो चीज भी एयर में मूव करी, रॉकेट भी हो गया, जो मर्जी है, जैसे काइट जो है वो एयर में मूव करती है तो उसकी स्टडी को हम एरोडायनेमिक्स कहते हैं। और इसका वाला सोलर सिस्टम कोपरनिकस, ये पहले भी आ चुका है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये भी पहले आ चुका है। बीटी सीड्स एसोसिएटेड विद कॉटन, असल में ये जो बीटी सीड्स हैं ये एक स्पेशल किस्म के सीड्स होते हैं। असल में जो बीटी है ना ये हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है। और ये वो ये पूछ रहा है कि बीटी जो सीड्स हैं वो किससे एसोसिएट करते हैं? ये एसोसिएट करते हैं कॉटन से। तो ये असल में ना जो कॉटन है ये वैरायटी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें होते ये सीड्स हैं बिल्कुल नॉर्मली, लेकिन इसमें हम जो है आर्टिफिशियल तरीके से इनको कॉटन के जरिए इसको पैदा करते हैं, बीटी सीड्स के जरिए कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। और ये बैक्टीरिया के जरिए जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट में है कि बाय विच हार्मोन हाई ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल इन स्टमक। ये तो इंसुलिन का आपको पता है कि इंसुलिन के जरिए जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल किया जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो फिर बंदे को जो है वो शुगर का आपको पता है इशू बन जाता है। ये तो नॉर्मल सा एमसीक्यूज है, रियल लाइफ में भी आप देखते हो कि बहुत लोगों को। कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड, वो कहता है अगर डायमंड कार्बन और ग्रेफाइट को कंबाइन कर दो तो उससे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो ये याद रखना है, एलोट्रोपी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डायमंड ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्ट द स्किन? पिलाग्रा। पिलाग्रा एक ऐसी डिजीजेस है जो कि हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हैंड के ऊपर कैसे रेड रेड से पैचेस पड़ गए हैं, कहीं पे स्वेलिंग हो गई है, कहीं से स्किन गल सड़ गई है। तो यानी स्किन की जो डिजीज है उसे पेलाग्रा कहते हैं। फिर इधर लिखा भी है पेलाग्रा इज अ सिस्टमेटिक डिजीज काज्ड बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि किसकी वजह से होती है? विटामिन B3 की कमी की वजह से। इट डिफेक्ट द होल बॉडी एंड कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ। और इतनी ज्यादा मतलब बॉडी गलने स्टार्ट हो जाती है, इतनी गल जाती है कि बंदा जो है वो बस डेथ पे पहुंच जाता है। आइडेंटिफाई द ब्लैकेट फिश इन द ओशियन, ब्लैकेस्ट फिश। तो ब्लैक ड्रैगन फिश, ये बाकी जो फिश है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ब्लैक ड्रैगन फिश की देखिए मैंने यहाँ शक्ल भी बनाई है, ये वैसे बहुत कम रेयर है, तो ये बिल्कुल आम नजर नहीं आती। तो इसे कहते हैं ब्लैक ड्रैगन फिश, क्योंकि इसकी शक्ल देखें थोड़ी सी, देखिए ड्रैगन टाइप्स की है।
For the generation of biogas, the materials commonly used is animal waste. तो नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने जब बायोगैस बनाई थी तो उसमें हमने एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल यूज किया था, फिर उससे नाइट्रोजन गैस बन रही थी, फिर आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे एक साइकिल बन रहा है नाइट्रोजन गैस के जरिए। तो यानी एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बायोगैस के लिए। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ gases at constant temperature, if we decrease volume, the pressure will increase. तो वो सिंपल पूछ रहा है कि अगर हम मास को फिक्स कर देते हैं किसी भी गैस के अंदर और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे जो करंटली टेम्परेचर है ना, जो हमारे एरिया का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है, यानी हम उससे आर्टिफिशियल टेम्परेचर नहीं दे रहे, यानी इंक्रीज और डिक्रीजिंग का प्रोसीजर नहीं है। यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर, जिसे आप रूम टेम्परेचर का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। इफ वो डिक्रीज वॉल्यूम, अगर हम उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें तो प्रेशर हमेशा इंक्रीज है, ये रिलेशनशिप है वॉल्यूम का और प्रेशर के दरमियान में, कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर, ये तो वैसे आम एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट भी है कि ह्यूमन जो है हम कितना लीटर जो है वो सांस लेते हैं लीटर्स में, 15,000 से 220,000, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कीजिएगा वैल्यूज को। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, पैरामीटर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पैरामीटर यूज करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे डिवाइसेस आ चुकी हैं, तो डिवाइसेस के नेम और जैसे वो स्टडीज के नेम थे, ये तो तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द, ऑक्सीडेशन में वैसे पहले बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, खुद से ना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ऐड करते हैं अपने रिएक्शन के दौरान। तो जब हम खुद से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अपने रिएक्शन के में ऐड करते हैं तो उसमें इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग होती है, इसलिए यहाँ पे भी ये लिखा है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी जो सब्सटेंस है वो चेंज भी हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की एडिंग से जाहिर बात है एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इस वजह से उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो, ये तो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार आ रहा है। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर की स्टडी को मेट्रोलॉजी, जैसे मीटियोर होता है यानी कि एटमोस्फेयर के अंदर स्पेस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विद द एटमोस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब ये भी आ सकता है कि ऑप्शन में वो ये भी पूछ सकता है कि वेदर या क्लाइमेट, दोनों में से ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी है, वेदर की है, क्लाइमेट की है, फिर बोथ ए बी डी में नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर क्लाइमेट दोनों की है। और विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनोमीटर यूज करते हैं, ये वैसे मेरे ख्याल से कल यही वाला एमसीक्यूज ही था। तो एनोमीटर किस लिए यूज करते हैं, विंड की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट कन्वर्ट ऑल्टरनेटिव करंट इनटू डीसी, अब ऑल्टरनेटिव करंट को आपको पता है एसी लिखते हैं और डायरेक्ट करंट को लिखते हैं डीसी, तो वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे कहते हैं रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर की पिक्चर बनाई है, अक्सर आप देखते हो कि चिप्स वगैरह में लगा होता है ना, छोटी सी डिवाइस होती है ये, तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं। हमिंग बर्ड्स आर बिलोंग्स टू कैटेगरी कॉल्ड एंडोथर्म। होमिंग बर्ड्स क्या होते हैं, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, दिया नाउन एज होमिंग बर्ड्स बिकॉज ऑफ द होमिंग साउंड क्रिएटेड बाय देयर बीटिंग विंग्स विद फ्लैप एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑडिबल टू अदर बर्ड्स एंड ह्यूमंस। असल में स्पैरोज आपने देखी होंगी छोटी छोटी, कितनी मतलब बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उनकी जो आवाज है बहुत ज्यादा लाउड होती है, यानी कि वो अपने अंदर से आवाज निकालती हैं, तो इस वजह से उन्हें होमिंग बर्ड्स कहा जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंडोथर्म कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर कंसिडर टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट यानी कि वो सबको दे सकते हैं, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप पहले पहले भी दो तीन आ चुके हैं। विच फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज इन्वॉल्व मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद HIV एड्स वायरस, वो कहते हैं जिसको HIV ये एड्स का वायरस होता है, तो कौन सी ड्रग जो है उसको उसके लिए रिस्क का काम करती है। इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन, आपको वैसे पता है कि ह्यूमन क्या है, ड्रग है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। When a person become infected with HIV, the virus attack and weakness the immune system। HIV में क्या होता है, वायरस अटैक करता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, किसी बीमारी से बंदा लड़ नहीं सकता, और जब हीरोइन का जो उसे इंजेक्शन दिया जाता है तो जाहिर बात है बंदे का इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो बस फिर बंदे की एंड में वीक हो जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और पहले तो उसे कैंसर हो जाएगा, फिर कैंसर के बाद बिल्कुल ही बंदा खत्म हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? स्टील इज मोस्ट इलास्टिक। यहाँ पे देखिए फिरोजी कलर से लिखे स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। इफ द ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड द प्रेशर इज रिमूव्ड। स्टील हैविंग द स्टीपेस्ट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अमंग ऑल। तो स्टील इलास्टिक होता है। जब आपको पता है जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में हम उसको हीट दे के कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वजह से वो कह रहा है कि ये इलास्टिक है। द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडेड इन डीजल इंजन इज। तो वो कहता है डीजल इंजन में कितने जो है वो स्पार्क इंजन होते हैं? उसमें कोई नहीं होता, जीरो होता है। कार में ले लें, जैसे कार होती है, कोई ट्रक वगैरह ले लें, उसमें ये नहीं होते स्पार्क प्लग्स। ओजोन लेयर प्रिवेंट डैश रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमोसफेयर। ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि यूवी रेज जो है वो ओजोन लेयर्स को प्रिवेंट करती है, वो हमारे एटमोसफेयर में एंटर नहीं कर सकती क्योंकि ये हार्मफुल होती हैं और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। In winter, an iron pipe feel cooler than a wooden window. This is because wood is non-conductor. हमें पता है कि लकड़ी जो है वो जल्दी, आपको पता है, एब्जॉर्ब कर लेती है ठंड को अपने अंदर। तो इस वजह से जो, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर होती है इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, इस वजह से इन विंटर जो आयरन पाइप फील कोल्डर, वो ठंडे होते हैं। आयरन के पाइप को स्टील ले लें, आप खुद देखते होंगे वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन लकड़ी को अगर रख भी जाए बर्फ वगैरह में किसी कोल्ड प्लेस पे तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, उसमें से करंट पासिंग नहीं होती, यानी उसके अंदर से इंसुलेशन नहीं होती। द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडीज, तब डेड बॉडी का क्या टेम्परेचर है? वैसे क्वेश्चन है, एक राइजिंग क्वेश्चन है कि क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट, तो जिस जगह पे उसे रखा जाता है उसका वही टेम्परेचर है। ना ही उसका टेम्परेचर कम होता है, यानी ठंडी भी नहीं होती, ना ही गर्म हो जाता है। जाहिर बात है बिल्कुल सिस्टम अंदर अंदर से खत्म होता है, तो जो बाहर का उसका टेम्परेचर है वही उसका अंदर का भी होता है। द इंस्ट्रूमेंट विच स्पेशली डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ विच मेजर अर्थक्वेक वेव्स ऑन अ रिचर्ड स्केल। असल में जब हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं ना तो उसके लिए एक रिचर्ड स्केल होता है, इस टाइप का ना एक स्केल बना होता है, उसमें वैल्यूज गिवन होती हैं कि इस वैल्यू पे इतना हाई लेवल का है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हाई लेवल का फिर लो लो लो, तो उसकी जो रेंज है ना फ्रीक्वेंसी से, उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का जो है वो अर्थक्वेक आया था, लो था, हाई था, मीडियम था। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ? तो जाहिर बात है बोन्स और टीथ के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम फास्फोरेट चाहिए, इसके बगैर तो हमारे टीथ और बोन्स बिल्कुल ही वीक हो जाएंगी। तो हमें कैल्शियम फास्फेट चाहिए। ऐसा ना हो कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट किसी और पे लगा दें, तो ये अक्सर टूथपेस्ट वगैरह पे भी लिखा होता है कैल्शियम फास्फेट। तो ये तो जनरल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम कैल्फोरिक वैल्यू? फैट्स। असल में जो कैल्फोरिक वैल्यू है ना, ये एक सिंपल जो है एक यूनिट है कैल्फोरिक। तो वो ये पूछ रहा है कि फैट्स जो है ना उसमें क्या होता है, कैलोरीक वैल्यू उसकी जो है वो फैट्स के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड है, जो हमारी खाने की चीजें हैं, जो फ्यूल है, उसमें वो अपने अंदर जो है ये कैलोरीक वैल्यू रखता है, यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी होती है, क्योंकि हमारा जो जो भी हम लेते हैं पार्टिकल, वो क्या करता है, वो एनर्जी को अपने अंदर रखता है। फूड ले लें, फ्यूल भी ले लें बेशक, तो वो हीट और सेल्फ प्रोड्यूस करता है। जैसे कोल वगैरह हो गया, इसकी भी कैल्फोरिक वैल्यू होती है। तो सिंपल इस इन ऑप्शंस में प्रोटीन का पूछ रहा है, विटामिन का पूछ रहा है, लेकिन जो फैट्स हैं उसमें ज्यादा कैल्फोरिक वैल्यू, मैक्सिमम की बात करें, लो की बात नहीं करना, मीडियम की बात करें, तो फैट्स की सबसे ज्यादा कैल्फोरिक वैल्यू है। ट्राकोमा डिजीज ऑफ द आई, आई की डिजीज को ट्राकोमा कहते हैं, यानी कि आई पहले भी आ चुका है, स्वेल हो जाती है, मैंने फ्यूचर में बनाई थी आई स्वेलिंग की। द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट व्हाइट अपीयर वाइट एट नून बिकॉज। वो कहते हैं कि जो सूरज है वो हमें जब बिल्कुल सनराइज हो रहा होता है तब रेड नजर आता है, लेकिन सनसेट पे वो हमें वाइट, शाम को मतलब हल्का हल्का हल्के कलर का नजर आता है। फिर क्या वजह है उसकी? उसने क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। वैसे इसको हम पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने ओजोन लेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, कल भी रेस के बारे में बताया था कि कैसे वो हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो उसमें ये भी है कि जाहिर बात है एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे जैसे शाम होती जाती है तो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स की मिकदार ज्यादा होती जाती है। अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शाम के टाइम पे ना बिल्कुल ब्लरिंग सा जो है वो माहौल हो जाता है, तो वो डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, इस वजह से हमें जो है सूरज हल्का हल्का ब्लर दिखाई देता है। ये उसने ऑब्जर्वर की पिक्चर बनाई है, देखिए ऑब्जर्वर है यहाँ पे, सन नियरली ओवरहेड। सारे मतलब हमारे बिल्कुल ऊपर होता है तो हमें सही दिखाई देता है, सन नियर हॉरिजन। यहाँ पे लिखा रेड लाइट स्कैटर द लीस्ट बाय द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर, सो एट सनराइज सनसेट द सनलाइट travels longer path through the atmosphere to reach our eyes. The blue light scattered the most and has been mostly removed, leaving the red light remaining, which reaches our eye and hence its red appear.
तो यानी स्कैटरिंग होती है इस में लाइट की। जब ऊपर होता है तो बिल्कुल अबव पे होता है, तो देखिए ऑब्जर्वर को जल्दी अप्रोच कर जाता है, लेकिन जब साइड पे होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आते आते साइड पे वो चला जाता है, फिर लाइट की स्कैटरिंग जो है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, इस वजह से हमें वो ब्लू दिखाई देता है। जैसे वो स्काई वाला रीजन थी, इसमें भी सेम यही वाली बात है। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज कन्वेक्स। इसमें वो सिंपल कह रहा है कि जो हमारे पास मोटर व्हीकल होता है, यानी कि जो हम वो यूज करते हैं बाइक्स वगैरह में मिरर्स यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर्स, क्योंकि आपको पता है हम बाइक्स वगैरह में मिरर में चीजों को देखने के लिए, गाड़ी वगैरह को देखने के लिए पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही, उसके लिए हम कन्वेक्स यूज करते हैं। और आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हमेशा हमें विजुअल इमेज देता है। अभी हमने पीछे विजुअल का पढ़ा था कि शीशे में कैसे विजुअल इमेज नजर आ रही थी, ये हमें विजुअल इमेज देती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, यानी कि हमें दूर से ऑब्जेक्ट जो है ना कन्वेक्स लेंस के अंदर नजर आ जाता है। इस वजह से हम व्हील्स वगैरह में जो है वो कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना उसको हमें पास करके मिरर में दिखा रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा नजर आता है। द ऑब्जर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व कैपिलरी रिएक्शन ऑफ फिनोमिना। तो इसके पहले आपको कैपिलरी रिएक्शन का पता नहीं चाहिए कि क्या होता है। फिनोमिना इन विच लिक्विड फ्लो विदाउट द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के बगैर अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ नैरो स्पेस इन ऑपोजिट टू और एट द लीस्ट विदाउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी। अगर आपने देखो स्ट्रॉ वगैरह जैसे होता है, उसमें जब हम कोई जूस वगैरह पीते हैं तो कैसे पानी उसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे आता है, तो उस टाइम पे उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, सिंपल जैसे हम प्रेशर देते हैं उसे। तो ये एक नैरो ट्यूब का उसका मतलब ही यही है कि जब हम फ्लो करते हैं किसी नैरो ट्यूब से लिक्विड, और कभी देखें जब हम ऊपर की तरफ वाक खींचते तब ऊपर चला जाता है, फिर अचानक से नीचे भी आ जाता है, तो ग्रेविटी उस पे वो कह रहा है कि इफेक्ट करती है, लेकिन जब ऊपर जा रहा है तब नहीं कर रही होती, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। फिर इस वजह से इस फिग में भी देखें स्ट्रॉ के अकॉर्डिंग उसने बताया एक नैरो ट्यूब है, उसमें उसने लिक्विड रखा हुआ है। इसमें देखें ये जूम पिच में पिक्चर है, कैपिलरी रिएक्शन इज लिक्विड फ्लो थ्रू अ नैरो स्पेस फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ एडेशन एंड सरफेस टेंशन। इसमें देखें वाटर है और ये बिल्कुल आपने स्ट्रॉ जिसे कहते हैं रखा हुआ है। तो कैपिलरी रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर हेल्प फ्रॉम ग्रेविटी, इसके लिए आपको ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे देखें, इसमें देखें अक्सर अगर आपने देखो स्ट्रॉ रखा हो तो कैसे यहाँ तक देखें इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चला जाता है फ्लूइड, तो इसके लिए हमें ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो प्रोसीजर है इसे कहते हैं कैपिलरी रिएक्शन। एल्बेट्रोज इज अ सी बर्ड। ये सी बर्ड तो आपने देखा होगा, अगर ये रेटिंग में नहीं भी देखा तो एटलीस्ट पिक्चर्स वगैरह में देखा है कि समंदर वगैरह में ये इस तरह के बहुत बर्ड्स होते हैं, इसे कहते हैं एल्बेट्रोस। इट्स अ सी बर्ड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, नन। इनमें से कोई भी विटामिन जो है वो इजीली सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, ना विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये नहीं होता, क्योंकि ये ऑयल वाले होते हैं, ऑयली होते हैं, तो सारी बात है ये जल्दी वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकते। The alpha particles are compact cluster of two protons and two neutrons। तो वो पूछ रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होते हैं दो प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। आपको पता है एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। तो जो सिक्रेटिन है ये क्या है, ये एक एंजाइम है। वो एंजाइम का नेम पूछ रहा है इसमें से कौन सा एंजाइम है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, अब फ्यूज तो सबके घर में होगा, तो फ्यूज के अंदर जो वायर यूज होती है बहुत बारीक सी वायर होती है, अगर किसी ने देखा हो। तो वो पूछ रहे किसकी बनी होती है, उसमें क्या होता है 63% टिन होता है और 37% लेड, इन दोनों के मिक्सचर से बनती है। और आपको पता है एक ऐसी डिवाइस जनरेटर क्या करता है, जनरेटर तो सबके घर में होगा या आपने देखा तो होगा कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो वर्किंग करता है सारी बात है, तो वो क्या करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम जनरेटर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट सबको पता है सेकंड, बिल्कुल इजी सा बच्चों वाला एमसीक्यू है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या है कि टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, तो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है किडनी रिमूव करती है, सबको पता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये तो सबसे इजी एमसीक्यूज है, और ये तो वैसे पहली बार भी नहीं बल्कि इससे पहले बार बता चुकी हूँ कि साउंड जो है वैक्यूम से नहीं ट्रैवल कर सकती, और इस वजह से हमें सुनाई भी नहीं देता। द ह्यूमन ब्रेन यूजेस डैश परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, 20।
द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। अभी जो हमारी लेग की ये वाली है ना, ये इसे फेमर कहा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जा रही है, स्मॉलेस्ट की बात नहीं की जा रही। स्मॉलेस्ट तो एयर के अंदर मौजूद है। ये देखिए, ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये वाली जो बोन है, ये वाली, इसे फेम्यूर कहा जाता है। देखिए इसकी लेंथ सबसे बड़ी है हमारी बॉडी के अंदर। विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहले भी सॉफ्ट ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसमें भी ये था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। When our sun reaches the end of its red giant phase, it will turn into a white dwarf. ये तो मैंने बिग बैंग थ्योरी में बताया था, मीटिंग में होने वाली है। When our sun reaches the end of the red giant, तो जब रेड जायंट बन जाता है तो उसके बाद जो स्टार है वो फट जाता है। मेरे फर्स्ट लेक्चर में था। तो जब वो फट जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक वाइट डवार्फ बन जाता है। मतलब बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, स्टेबल, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो वो वाइट, बिल्कुल वाइट डवार्फ बन जाता है। और फिलहाल तो वो रेड जायंट बनता है जब वो फटने की फेज में आ जाता है। द सन इज मेड ऑफ 99.9% ऑफ। सन किससे बनता है? हाइड्रोजन, हीलियम से। ये भी पहले भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू अ यार्ड इन लेंथ? वो यूनिट पूछ रहा है कि 1 मीटर जो है वो किसी क्लोजेस्ट है 1 यार्ड ऑफ लेंथ की। द इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर caused by heating a liquid is due to इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो कहता है अगर आप वेपर प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हो लिक्विड का, तो आप क्या करोगे? जरिए बात है, आप ज्यादा हीट दोगे। आप नीचे से जो है वो हीट की मिकदार ज्यादा कर दोगे, मतलब ज्यादा आप उसको हीट देंगे। तो ज्यादा हीट देंगे तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। One of the following ways of expressing the concentration of solution does not depends on the temperature. Molarity। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये मोलैरिटी के बारे में बता रहा है कि होता है क्या मोलैरिटी। मोलैरिटी एम से इसको डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? इज द रेशो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल उसने बस फॉर्मूला पूछा कि व्हाट इज मोलैरिटी। उसने कहा व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स? इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जिस फिग में आप देख रहे हो कि जब सनरेज पड़ती है, तो यहाँ पे देखें, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला रीजन बन गया। मतलब सूरज एक ऐसी जगह पे आ गया है, अपने एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है जिसपे हाफ, जो पूरी अर्थ है हमारी, उसके हाफ रीजन पे देखिए दिन होगा और हाफ रीजन पे रात होगी। मतलब इक्वल इक्वल सिटीज में, इक्वल इक्वल प्लेस पे जो है डे होगा और नाइट होगी। मतलब टाइम डे और नाइट का बिल्कुल इक्वल होगा उन रीजन के अंदर। तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। तो मैंने लिखा है इक्विनॉक्स एज टू मोमेंट्स इन द ईयर व्हेन द सन इज एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर। और इसमें होता क्या है कि सन बिल्कुल इक्वेटर इक्वेटर के पॉइंट पे आ जाता है। एंड द डे एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो डे और नाइट दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, टाइम सबका बराबर होता है। अ विंड विच रिवर्स सीजनली इज नाउन एज मूनसून। आपको पता है मानसून हमारी बदलती रहती है वक्त के साथ साथ। ये तो बिल्कुल छोटी क्लास वाला एमसीक्यू है। गुल्फ स्ट्रीम इज कास्ड बाय ओशन प्रेशर। तो ये असल में ना गुल्फ स्ट्रीम क्या होती है? इस कास्ट बाय द लार्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलर करंट एंड पावरफुल विंड कास्ट ओशनिक गियर भी से कहते हैं। ओशनिक गियर भी पूछा जा सकता है, और ओशियन प्रेशर भी से कहते हैं, दोनों इसके नेम है। तो गुल्फ स्ट्रीम असल में क्या होती है? असल में ना विंड्स की आपको पता है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो होता ये है कि विंड्स की ना एक कलेक्शन होती है, और ये क्या करती हैं? एज अ ग्रुप की फॉर्म में ना पूरी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। तो ये स्ट्रीम होती है, ये किससे काज होते हैं? जब ओशन का प्रेशर बढ़ता है, उसके प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज होने से एक विंड प्रोड्यूस होती है। और वो विंड जो है वो एक खास प्रेशर के अकॉर्डिंग समंदर के ऊपर मूव करती है, तो उसे कहते हैं गुल्फ स्ट्रीम। वो इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट्स? मार्स। तो जो मार्स का नेचुरल सैटेलाइट है उस प्लेनेट का, उसे कहा जाता है फोबोस। ये असल में ना जो फोबोस है, ये एक सैटेलाइट के तौर पे काम करता है, मार्स का नेचुरल है। ये नहीं कि आप समझे एक तरीके का ये पत्थर है जो कि मार्स के रिवॉल्व भी करता रहता है। इसको साइंटिस्ट ने नेचुरल सैटेलाइट कहा है, क्योंकि ये खास ऑर्बिट में, सैटेलाइट का मतलब यही है कि वो खास ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। तो इस वजह से उसने कहा है कि इसे, वो साइंटिस्ट ने फोब का नाम दिया है कि उसको पता है। हालांकि जितने भी पत्थर है ना, जितने भी पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं स्पेस के अंदर, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो कभी कहाँ होते हैं कभी कहाँ होते हैं। लेकिन जो फोब है उसे पता है उसकी पोजीशन का। जैसे हमारे सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं खास ऑर्बिट में, सिमिलरली मार्स के लिए भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल है, हमारे तो आर्टिफिशियल है, तो उसे फोब्स कहते हैं। द वाटरमैन विच इज जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय द ह्यूमन इन यूराइन इज वाटरमैन सी। The rock from out of layer of sediment bonded together are known as sedimentary rocks. So sedimentary rocks कौन सी होती हैं? ऐसी rocks
जो कि लेयर्स से बनती हैं। आपने देखा होगा कि उसमें ना जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स उसमें ऐसे इस टाइप के ना डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं, कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पत्थर नुमा होते हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। विटामिन ए इज फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? प्लेट्स जो है ये आपस एक मैमल है। अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एवरी ईयर इन ईयरली जनवरी when it's winter from the northern hemisphere we are farthest away from the sun is early during our northern hemisphere। तो वो कह रहे हैं जनवरी और जुलाई वो वाला मंथ है जिसमें अर्थ क्या होते हैं, सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, और दूर कब होती है, जब वो जुलाई का मंथ होता है। नॉर्थ इस हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, सन के हेमिस्फेयर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एट what टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम? when the air temperature is highest। इस डायग्राम में ये जो आप देख रहे हो ये शो कर रहा है हाईएस्ट इंटेंसिटी, और ये जो रेड कलर है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो वो कहता है कि जब एयर का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो जाहिर बात है जो ह्यूमिडिटी है उसकी जो एयर है उसकी मिकदार बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। assuming the dew points or absolute humidity does not change, the relative humidity will be highest in the early morning where the temperature is coolest। तो जब टेम्परेचर ठंडा होता है मतलब सुबह सुबह का टाइम होता है, जो एयर होती है हमारे आसपास की जो ह्यूमिडिटी एयर है वो उस टाइम पे हाईएस्ट होती है, मतलब ठंडा जो माहौल होता है। लेकिन जैसे ही माहौल गर्म हो जाता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ह्यूमिडिटी की। तो ये ग्राफ इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बता रहे हैं। When oil and gas resources are burned, they kill many forests and lakes by deforestation। तो डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट खराब हो जाते हैं, लेक्स गंदी कर रहे हैं, सबको होता है ह्यूमंस कैसे लेक गंदी कर रहे हैं और फॉरेस्ट वगैरह को जला रहे हैं। गोल्ड ऑयल एंड गैसेस के रिसोर्सेज भी जलने से धुआं वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो इस अमल को कहते हैं डिफोरेस्टेशन। ये छोटे क्लासेस की बुक में है। देयर आर डैश काइंड ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। वुमन में कितने टाइप के जो है वो जॉइंट्स हैं, 4 टाइप्स के। Basilospores are considered to be a major source of airborne allergens. A basilospore is a reproductive spores produced by a fungi group that includes mushrooms, shell fungi, mudds. Typically, each contain one haplonucleus that is the product of meiosis and they produce by specialization fungal cell is called। असल में ना ये जो है ना ये एक सेल होता है। अब जैसे फंजाइज होते हैं, मशरूम्स हैं, ये इसके सारे टाइप्स हैं। तो इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के ना ये जो एयरबोन्स है ये प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंपल उसकी बात करें। एयरबोन्स रेडिएंट्स आर थोस कैरिड बाय एयर, दे इंक्लूड पोलन टाइपिकल फॉर्म गैसेस होते हैं इसमें, फ्लावर्स ट्रीज ये सब जो है वो इसकी टाइप के अंदर आ जाते हैं, एयरबोन्स एलर्जेंस की टाइप में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट रिवॉल्व करता है? विनस। अभी पिक्चर में देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक बनी है जो पीछे गुजर चुकी है, ये जुपिटर के बारे में है। Among the planet of the solar system, the position of the Earth from the sun is third। तो वो प्लेनेट की अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पहले एमसीक्यूज बताया था, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नथिंग। तो उसमें उसके हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे सोलर सिस्टम में तीसरा प्लेनेट जो है वो थर्ड जो है वो अर्थ थर्ड नंबर पे है। लेक्टोमीटर पहले भी आया है, इसको मिल के लिए यूज करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में था। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, डिजीज को स्टडी ऑफ पैथोलॉजी कहते हैं। सन रिवॉल्व अराउंड मिल्की वे इन अबाउट डैश मिलियन ईयर्स, 230 मिलियन ईयर्स। द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, ये भी पहले आ चुका है कि जुपिटर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम तादाद है मून्स की। लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा तो हमारे एंड्रोमेडा वो है जो हमारी मिल्की वे के बिल्कुल पास है। बेशक ये हमारी मिल्की वे से 6 गुना जो है वो बड़ी है, लेकिन जितनी भी गैलेक्सीज अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं उनमें जो सबसे बड़ी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है, जो ऊपर पिक्चर है कि स्पाइरल गैलेक्सी की बनी हुई है ये वाली, बिल्कुल स्पाइरल टाइप की होती है, इस वजह से इसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी रखा हुआ है। द हार्ड सॉलिड रॉक्स हुज कंजप्शन ऑफ टेक्सचर हैज बीन चेंज बाय हीट और प्रेशर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये ऐसी रॉक्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, हीट के जरिए प्रेशर के जरिए ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। यानी कि लावा वगैरह आपको पता है अर्थ में होता है, जब प्रेशर पड़ता है बारिश वगैरह आती है हवा से तो इनकी शेप्स चेंज होती हैं, इसलिए इन्हें मेटामॉर्फिक कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज बाय ड्रिंकिंग द वर्ल्ड इज 1%। मतलब पीने के लिए कितना पानी हम दुनिया यूज करते 1%। विंड ऑलवेज बिलो फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है कि विंड कौन से हिस्से से कौन से पे ट्रैवल करती है। याद रखिएगा हमेशा हाई से विंड लो पे ट्रैवल करती है। अगर यही कंडीशन होती है तभी तो साइक्लोन्स बनते हैं।
तो क्योंकि साइक्लोन के दरमियान में बहुत लो होता है प्रेशर और बाहर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चीजें जो है उसी की रिवॉल्व करती हैं, उसके अंदर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज नाउन एज एस्ट्रोनॉमी, तो बड़ी बड़ी बॉडीज की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। The main culprit greenhouse effect is a carbon dioxide, but when it's second element contributing greenhouse effect, तो मीथेन जो है वो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका सबसे मेन रोल मीथेन का है। When a single moon has two full moon, when a single month has two full moons, the second moon is called blue moon। ये moons की different types हैं, तो जो blue moon होता है ना वो full moon होता है। Echo is a dash sound, echo जो है उसमें रिफ्लेक्शन होते हैं, echo का मतलब होता है साउंड। It is a reflection of sound arriving at the listener sometime after the direct sound। तो अगर आपको पता है हम दूर किसी कमरे में जब खड़े होते हैं खाली रूम में, तो